नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान में। मैं हूं आदित्य कुमार। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया की समस्या है और जो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। बल्कि बाल मृत्यु के बड़े कारणों में ये बीमारी भी शामिल है। इससे निपटने के लिए पूरी दुनिया में कोशिशें हो रही हैं। टीकाकरण खास तौर से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दुनिया को इस रोग की गंभीरता का पता चले और लोग इसके प्रति जागरूक हों, इसी उद्देश्य से हर साल 12 नवंबर के दिन विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है और आज यही दिन है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा संगठनों और देशों को इस रोग का मुकाबला करने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। स्वस्थ किसान में आज बात निमोनिया की होगी। अगले 1 घंटे के दौरान हम जानने की कोशिश करेंगे कि समस्या कितनी बड़ी है, इसके कारण क्या हैं, बचाव के तरीके क्या हैं, दुनिया और ख़ास तौर से भारत इस चुनौती का किस तरह मुकाबला कर रहा है। तो हमारा विषय है निमोनिया, कारण, लक्षण और उपचार। अगर आप निमोनिया के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं और समाधान चाहते हैं तो निसंकोच आप इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800113060 और 1800113061। इस पर आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है, हालांकि ये बिल्कुल निःशुल्क है। आज निमोनिया के विषय पर व्यापक जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर लोकेश कश्यप। आप विभागाध्यक्ष हैं एम्स के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। इसके साथ ही स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार। आप जेनेटिक मेडिसिन विभाग एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रमोद। बातचीत की शुरुआत करें इससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। निमोनिया सांस से जुड़ा तीव्र संक्रमण है जो सीधा फेफड़ों पर असर करता है। निमोनिया होने पर फेफड़ों में मौजूद छोटे छोटे कोशों में पस या द्रव्य भर जाता है। जाहिर सी बात है, इससे सांस लेने में तकलीफ होगी और ग्रहण की गई ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगेगी। निमोनिया बच्चों को सबसे ज्यादा अपना शिकार बनाता है। संक्रमण से मरने वाले बच्चों का सबसे बड़ा कारण निमोनिया ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में हर साल 5 साल से कम उम्र वाले 14% बच्चे इसी बीमारी की वजह से मौत के मुंह में समा जाते हैं। हर साल निमोनिया के 20 लाख से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इनमें से करीब 1,80,000 की मौत हो जाती है। जीवाणु, विषाणु, कवक या इसी तरह का कोई संक्रामक एजेंट निमोनिया की वजह बन सकता है। ये बीमारी कई तरह से फैलती है। मिसाल के तौर पर नाक और गले में पाए जाने वाले जीवाणु या विषाणु जब सांस के सहारे फेफड़ों में जाते हैं तो बच्चे को निमोनिया हो जाता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसी या छींक के दौरान हवा के जरिए फैल सकता है। कुछ सामान्य से उपाय अपनाकर बच्चों को इस भयंकर बीमारी से बचाया जा सकता है। बस आपको उनके टीकाकरण, पोषण और जलवायु कारकों का ध्यान रखना होगा। दूसरी ओर अगर आपका बच्चा स्वस्थ है तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी प्रतिरोधक प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम ही संक्रमण से लड़ने के लिए काफी होगा। हमारी सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। खास तौर से न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यानी पीसीवी का विस्तार पूरे देश में कर दिया गया है। इस तरह निमोनिया के वैक्सीन करीब 3.25 करोड़ शिशुओं को पूरे जन्म समूह के लिए मुफ्त दी जा रही है। देश में निमोनिया वैक्सीन की कोई कमी नहीं है।
7 अक्टूबर 2022 तक 70,18,000 से भी ज्यादा खुराकें हमारे पास मौजूद थीं। तो आपने देखी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल है डॉक्टर पीयूष रंजन आपसे। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि निमोनिया की बीमारी होती क्या है? देखिए, निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो नाक से लेकर के जो फेफड़े का आखिरी सिरा होता है उसे हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, और जो लंग्स होता है, लंग्स में जो एल्वियोलस होता है, इन सभी में अगर इन्फेक्शन हो जाए और उसमें सूजन, जिसको कि हम लोग इन्फ्लामेशन करते हैं, तो उस चीज को हम लोग निमोनिया के नाम से जानते हैं। डॉक्टर, एल्वियोलाई का आपने नाम लिया, ये क्या लंग्स के जो हमारे फेफड़े हैं उनके निचला हिस्से को आप की तरफ आपका इशारा है? जी, जो हमारे लंग्स, फेफड़े का वो डिस्टल मोस्ट पार्ट जिससे कि ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर और ब्लड के बीच में आपस में ट्रांसफर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, उसी हिस्से को हम लोग एल्वियोलस कहते हैं। यह वो पार्ट होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है और जिसके माध्यम से कि ऑक्सीजन का जो फेफड़े का मूल काम है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाना, उसको वो कर पाता है। बिल्कुल। डॉक्टर लोकेश कश्यप सर, आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि निमोनिया में आमतौर पे जैसे कि बच्चों और बुजुर्गों में ज़्यादा देखा जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्रिटिकल केयर के आप एक्सपर्ट हैं और एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर साहब, कब ज़रूरत पड़ती है किसी मरीज़ को क्रिटिकल केयर या आईसीयू की? पहले तो वो मरीज़ फिजिशियन से इलाज कराते रहते हैं। अगर किसी वजह से, जैसे कि एल्डरली एज ग्रुप या छोटे बच्चे या कोई और इन्फेक्शन हो, तो उनको सांस की तकलीफ़ हो, डिस्कम्फर्ट हो, फीवर हो, और अगर वो बढ़ जाता है, सांस की तकलीफ़ जैसे रेस्पिरेटरी रेट 35-40 से ज़्यादा हो जाए या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाए, तो उस हालत में उन्हें क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें या तो ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं या फिर उसके आगे इलाज किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। विपिन जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी मोबाइल पर। अच्छा, अब मोबाइल से आप ना मिलाएं, अगर लैंडलाइन से मिलाएंगे तो हमेशा बेहतर रहता है। सर, आपको सुन नहीं पा रहा, पर मैं अपना सवाल पूछ लेता हूँ। हाँ जी, आप पूछिए। सर, मेरा सवाल ये था कि निमोनिया की जो वैक्सीन रहती है वो सिर्फ बच्चों के लिए या फिर बड़ों को भी मतलब उपलब्ध है? और दूसरा सवाल ये था सर कि जो नवजात बच्चे होते हैं, तो क्या जो स्तनपान करते हैं तो माँ के खान पान से भी बच्चे को निमोनिया हो सकता है? और तीसरा सवाल ये था सर कि सर्दी, जुकाम और निमोनिया ये सभी एक ही या फिर अलग अलग होते हैं? आप लाइन पे बने रहिए, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके तीनों सवालों का जवाब दें। जी, सबसे पहले जो उन्होंने पूछा छोटे बच्चों के संबंध में कि क्या माँ के खान पान की गड़बड़ी की वजह से बच्चे को निमोनिया हो सकता है, नहीं, यह एक भ्रांति है। माँ के द्वारा जो भी भोजन किया जाता है और जिन बच्चों को स्तनपान कराया जाता है, तो माँ के दूध से निमोनिया के कीटाणु नहीं फैलते हैं, बल्कि हर हाल में अगर बच्चा अगर बीमार भी हो तो भी बच्चे को माँ का दूध जो है वो जरूर पिलाना चाहिए। स्तनपान शिशु के लिए अमृत के समान होता है। दूसरा, इन्होंने वैक्सीन के बारे में पूछा, तो निमोनिया को लेकर के जो 2 बैक्टीरियल वैक्सीन, एच इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन उपलब्ध है। इसे मूल तौर पर जो बुजुर्ग हैं, 60-65 सीनियर साल सिटीजन से ज़्यादा जो लोग होते हैं उनको, या फिर ऐसे लोग जिनको कि किसी भी तरह का लॉन्ग क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कि वो डायलिसिस डिपेंडेंट हैं या उनको लंग में सीरियस इलनेसेस है, तो ऐसे लोगों को हम लोग ये देते हैं। जी हाँ, ये बड़े लोगों के लिए भी उपलब्ध है, बच्चों के लिए भी उपलब्ध है। निमोनिया के जो और दूसरे वैक्सीन होते हैं, जैसे कि वायरल वैक्सीन होता है, जैसे कि हम लोग इसके पहले इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन कहते थे, आजकल जैसे कि पूरे देश में जो है वो कोविड वैक्सीनेशन की जो शुरुआत की गई है और उसे हर देशवासियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया गया है। तो ये भी एक तरह से निमोनिया का वैक्सीन है जो कि बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों के लिए भी प्रभावकारी है और हमारे देश में उपलब्ध है। बिल्कुल, हमारी भारत सरकार समय समय पर जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से लोग को वैक्सीनेशन का काम करती है ताकि बीमारी होए ना, और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए।
और अभी हम हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा हैं बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए। नंद स्वरूप मिश्रा जी, अगर आप लाइन पे हैं, हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। जी। हम रुख करना चाहेंगे डॉक्टर प्रमोद का, जो हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार, अच्छा अभी उनसे संपर्क हो नहीं पाया है। डॉक्टर साहब, मैं आपका रुख करना चाहूँगा फिर से, डॉक्टर पीयूष रंजन जी। डॉक्टर साहब, निमोनिया की बीमारी का माध्यम किसी व्यक्ति को किस तरीके से ये बीमारी होती है, इस विषय में हमें बताएं। देखिए, ये मूल तौर पर जो है कई जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होते हैं, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, उसके द्वारा ये फैल सकते हैं। लेकिन जो दूसरी तरह के कुछ निमोनिया होते हैं, जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, तो हीमेटोजेनस यानी कि खून के द्वारा भी फेफड़े में वो पहुंच सकते हैं। तो मूल तौर पर इसका दो जो एक्वायर करने के माध्यम है, रास्ते हैं। एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि हमारी श्वास की नली, और दूसरा है खून के द्वारा यह फैल सकता है। डॉक्टर साहब, इसी को थोड़ा सा अगर आम व्यक्ति की भाषा में और सरल तरीके से बता दें, किस तरीके से आप ड्रॉपलेट मतलब बूंदों के द्वारा आप कहना चाह रहे हैं या क्या है? मैं इसे और आसान तरीके से वैसे बता सकता हूँ। देखिए, जब हम लोग छींकते हैं या खांसते हैं, तो हमारे छींक से जो हवा निकलती है, नाकों से जो हवा निकलती है, और जो हमारे खांसी से हमारे जो फेफड़े से जो हवा निकलती है, तो उसमें बहुत सारे जीवाणु रहते हैं जी। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है, जैसे कि ये बातें हम लोग मूल तौर पर जो है वो कोविड के दौरान में हम लोगों ने देखा था जी। कि ये श्वास के द्वारा जब कभी भी छींकते खांसते हैं, तो छोटे छोटे वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी कि वायु में मौजूद जो आर्द्रता होती है, उसके छोटे छोटे कण होते हैं, जिसमें कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो तैरते रहते हैं। और जब कभी भी 6 मीटर के जो टोटल डिस्टेंस के अंदर में अगर कोई व्यक्ति छींके या खांसे, तो ये ड्रॉपलेट हवा में घूमते रहते हैं, और जो सामने वाला व्यक्ति जो इसे सांस लेता है, वो सांस लेने के बाद जो है वो हमारे फेफड़े के अंदर आ जाता है। बिल्कुल। फेफड़े में आने का यह मतलब नहीं कि हर आदमी बीमार हो जाए जी। अगर किसी भी वजह से जो कि उसकी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है, अगर वो कम हो जाए, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि वह जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, जो फेफड़ा होता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आपने ब्लड का जो बताया था, उसका हम दोबारा आपसे पूछेंगे। एक हमारे से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंद स्वरूप, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। मैं जानना चाहता हूँ जो ये बीमारी होती है बच्चों में जो फैलती है, तो ये बच्चों के शारीरिक कमजोरी की वजह होती है कि ये जो ठंडक का मौसम आ रहा है, इसके वजह से बीमारी की छुआछूत की बीमारी की उनको संक्रमण हो जाता है। ये मुख्य कारण क्या होता है? क्योंकि गाँव के लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, तो किस प्रकार से सचेत रहे अपने बच्चों के प्रति। बिल्कुल, हमने अब तक आपका सवाल सुन लिया है। मैं डॉक्टर पीयूष रंजन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके सवाल का जवाब दें। जी, जैसा उन्होंने कहा कि ये फैलने का जो माध्यम है वो मैंने बताया, और ये बच्चों में जब फैलता है, और ठंड के समय में ऐसा होता है कि आम जो सीजनल फ्लू होता है वो बहुत ज़्यादा फैलता है जी। तो ये जो सीजनल फ्लू होता है, उसमें बच्चों में जो है कॉमन तौर पर जो देखते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि बच्चे को खांसी हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, जिनके नाक के बहने, ये सब की शिकायत हो जाती है। तो इन सबों में जब बच्चा छींकता खांसता है, तो वो मूल तौर पर वो जो दूसरे बच्चे तक या बाकी लोगों तक ऐसा पहुंच सकता है। ऐसा देखा गया है कि बचपन में जो है वो, जबकि रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होती है, जो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि एडिनो वायरस होता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस होता है, बहुत सारे वायरसेस होते हैं। तो बच्चों को 1 या 2 बार जब कभी भी एक्सपोजर हो जाता है, तो उसके बाद बच्चों में इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है वो डेवलप कर जाती है, उसका विकास हो जाता है, और बच्चों को वो अगली बार इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा, इन्होंने बचाव के बारे में बताया। तो देखिए, जब कभी भी ये कोई भी बच्चा, जिसे कि नियमित तौर पर बैलेंस डाइट हम लोग देते हैं, संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि जो बच्चों में मूल तौर पर जो बहुत छोटे बच्चे, उन्हें माँ का दूध मिलना चाहिए। उसके साथ समय समय पर, जैसा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आपके जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर आपको बताते भी हैं, जन जागरण के माध्यम से आपको बताते हैं कि सॉलिड फूड जैसे कि पतली खिचड़ी, दलिया
और उसके अंदर में जो सब्जी को जैसे हम लोग जो मैश करके जो उसे जो छोटे छोटे बारीक जो ये रूप में बना करके जो खिलाते हैं वो खिलाते रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये जरूरी है कि बच्चों का सभी टीका सही समय पर नियमित तौर पे कराते रहें। बिल्कुल, टीकाकरण से आपका आशय डॉक्टर साहब? जी जी, टीका लगाते रहें और उसके बाद समय समय पर बच्चों का ग्रोथ जो प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को या फिर वो आपके जो गांव में और आपके जगह पर जो कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर हैं वहां पर जाके बच्चों की नियमित जांच कराते रहें। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस बच्चे में को प्रॉपर भोजन मिलते रहेगा उस बच्चे को रोग प्रतिरोधी क्षमता यानी इम्यूनिटी बेटर रहेगी। तो आसपास में अगर इन्फेक्शन है भी, विषाणु है भी, तो भी वो मरीज जो है वो निमोनिया से बचाया जा सकता डॉक्टर साहब, आपका आशय है अगर हमारे शरीर मजबूत होगा बच्चे का आहार के माध्यम से तो बीमारी परेशान नहीं कर पाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ सूबे सिंह जुड़ चुके हैं। सूबे सिंह जी, आपका स्वागत है। आप मध्य प्रदेश से हैं, अपना सवाल पूछिए। सूबे जी, अपना सवाल पूछिए, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो। हेलो सूबे सिंह जी, लगता हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है। अगर उनसे हमारा हो जाए संपर्क अपने डॉक्टर प्रमोद से तो हम बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद जी नहीं है, ठीक है। अब हम डॉक्टर लोकेश कश्यप जी का रुख करना चाहेंगे। सर, अब हम ये बताएं कि कौन से हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं निमोनिया की बीमारी के लिए? डॉक्टर साहब, निमोनिया की बीमारी के लिए एक तो एल्डरली जो वृद्ध अवस्था के लोग होते हैं और जिनको खास बीमारी है जैसे डायबिटीज़ या COPD जिसे कहते हैं, सांस की तकलीफ रहती है या दमा की तकलीफ रहती है, और जो पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं जैसे बड़े शहरों में दिल्ली, बॉम्बे, उस ऐसी जगहों में उनको सांस की तकलीफ जिसका कि रेगुलर केयर का ज़रूरत पड़े और अस्पताल में एडमिशन होने का ज़रूरत पड़े, उस तरह के लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। और जैसे ही उन्हें तकलीफ़ लगती है सांस की तो अपने हेल्थ सेंटर में या डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए जिससे कि वो तकलीफ और ना बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने हाई रिस्क ग्रुप बताए तो डॉक्टर साहब इन लोगों में आप कह रहे हैं ज़्यादा संभावना होती है निमोनिया होने की। हाँ, आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर पीयूष रंजन सर। आप ये बताइए डॉक्टर साहब कितने प्रकार की होती है जो निमोनिया की बीमारी है? देखिए, जो फेफड़ों में जो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है वो कई तरह का हो सकता है जी। सबसे पहले जो कि इन्फेक्टिव रीजन से यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है वो। इसके अलावा जो दूसरे ऑटो इम्यून टाइप ऑफ न्यूमोनाइटिस हो सकता है जिसमें कई तरह के गठिया में भी ये निमोनिया जैसा ये फैल सकता है। इसके अलावा जो है वो जो पॉल्यूटेंट के बारे में जैसा कि सर ने बताया, बहुत सारे लोगों को जो हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस होता है वो हो सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो इन्फेक्टिव कॉजेज जो निमोनिया के वो उसमें जैसे बैक्टीरिया की वजह से जैसे कि छोटे बच्चों में निमोनिया हम लोग कहते हैं या बड़े लोगों में न्यूमोकोकल निमोनिया हो सकता है, वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो वायरल निमोनिया जैसे कि कोविड के बारे में, स्वाइन फ्लू, इन सभी चीज़ों की वजह से जो कोई निमोनिया होता था तो वो वायरल निमोनिया होता है। इसके अलावा फंगल निमोनिया जो बहुत सारे फंगस होते हैं उसकी वजह से भी ये निमोनिया फैल सकता है। तो ये कुछ कॉमन कारण है जिसकी वजह से कि निमोनिया फैल सकता है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कोरोना काल अच्छा खासा पूरे दुनिया ने इससे त्रस्त रही जी। तो वो वाला जो निमोनिया है वो भी आप कह रहे हैं वो भी एक तरह का निमोनिया ही है जी हाँ, अगर हम आम निमोनिया जो सालों से चले आ रहे हैं जी, जी। उसमें और इसकी गंभीरता में आप थोड़ा अगर हमें अंतर करके समझा सके आम आदमी के ज्ञान के लिए। जी, देखिए, जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया होता है, वो हमेशा एक्सट्रीम्स ऑफ एज में होता है और वो उतना ज़्यादा इन्फेक्टिव नहीं होता है जी। जैसे ऐसा नहीं कि परिवार के एक सदस्य को निमोनिया हुआ तो बाकी और लोगों को भी वो निमोनिया हो ही जाएगा। संक्रामकता कम होती है जी, उसकी इन्फेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की क्षमता, ठीक है। जबकि कोविड निमोनिया में मूल तौर पर ये ऐसा हुआ कि उसकी जो फैलने की क्षमता हुई वो बहुत ज़्यादा थी जी। तो बीच में जो हम लोगों ने सेकेंड वेव के दौरान देखा कि उस समय ऐसी बात कही जाती थी, हर वो व्यक्ति जो कि सांस लेता है उसे जरूर ओमिक्रॉन इन्फेक्शन जो है, जो बाद में जो ये डेल्टा वायरस का जो इन्फेक्शन हुआ था, डेल्टा वेरिएंट का जो हुआ था वो जरूर हो गया होगा। एक तो पहला ये हुआ, दूसरा ये किसी उम्र की सीमा को नहीं मानता जी। और चूंकि ये बिल्कुल नई बीमारी थी तो इसके अगेंस्ट में प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम थी लोगों में। तो इसलिए जो जब कोई
लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कम हुआ, तो इसलिए उस दौरान में जो है मोर्टेलिटी वो ज़्यादा हुई। और बैक्टीरियल निमोनिया में क्या होता है कि उसके लिए एंटीबायोटिक है, लेकिन जो वायरल निमोनिया होता है और विशेष तौर पर जो कोविड निमोनिया जो होती है जी, तो उसमें कोई भी जो उसको एंटीवायरल ड्रग जो कि उसका सही तौर पर उसका निदान कर सके, ऐसा नहीं था। तो ये कुछ मूलभूत अंतर हैं जो कि कोविड निमोनिया को दूसरे और पुराने निमोनिया से अलग करता है। जी डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं जो कोविड वाला, कोरोना वाला जो निमोनिया था वो एक तरह से वायरल निमोनिया था, जी, उस कैटेगरी में आएगा। जी जी। इस बीच हमारा ब्रेक का अंतराल का समय हो गया है, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक हमारे कार्यक्रम में बने रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच हमारे से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। संतोष सिंह जी, संतोष जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। संतोष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। हाँ, इस बीच हमारे से डॉक्टर प्रमोद जुड़े हुए हैं स्काइप के माध्यम से। डॉक्टर प्रमोद, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर प्रमोद, आपको मेरी आवाज आ रही है? यानी PCV का विस्तार पूरे देश में कर दिया। डॉक्टर प्रमोद को मेरी आवाज हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यहाँ नॉइज आ रहा है। नॉइज आ रही है, फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपको सुनाई दे तो कृपया उसका जवाब दें। डॉक्टर साहब, आप जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आप उसके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स में, तो किस तरह के मरीज निमोनिया को लेके आपके पास आते हैं? किस तरह के मरीज, किस आयु वर्ग के? जेनेटिक्स तो बिल्कुल बड़ों के, बुजुर्गों का डिपार्टमेंट है, ज़रा चिकित्सा डिपार्टमेंट है, तो किस तरह के, किस आयु वर्ग के 60 से 80 के बीच या किस तरह के मरीज आपके पास आते हैं? किस तरह के उनमें मैनिफेस्टेशन होता है, किस तरह के लक्षण होते हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा पैनल प्रोड्यूसर से कि वो इसको तब तक करेक्ट करवाएं ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच सके और उनकी आवाज़ हमारे तक आ सके। अब मैं रुक करना चाहूँगा डॉक्टर पीयूष रंजन जी का। डॉक्टर साहब, अभी हमने निमोनिया के बारे में बात की। डॉक्टर साहब, इसके जो मोटे मोटे आम तौर पे अगर हम लक्षणों की बात करें, हम सिम्टम्स की बात करें, तो किस तरह के सिम्टम्स परिलक्षित होते हैं? जी, इसमें सबसे पहले जो सिम्टम आता है वो खांसी, जी, सर्दी खांसी वैसा हो गया। नंबर 2 में जो तेज बुखार आना और साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ। आमतौर पर जो मरीज है उसकी जो सांस लेने की रफ्तार जो होती है, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं, वो बढ़ जाता है। एडल्ट में अगर ये देखें तो ये 20-25 से ज़्यादा, बच्चों में जो अगर आप देखें तो ये 30-35 से ज़्यादा अलग अलग उम्र के बच्चों में जो होता है। अगर ऐसा होने लगे तो समझना चाहिए कि व्यक्ति को जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने विभिन्न आयु वर्गों की बात की। जी जी। डॉक्टर साहब, बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, क्या अंतर आमतौर पे मोटा मोटा दोनों में बीमारी लगने का जो प्रतिशत है वो किन में ज़्यादा देखा गया आपकी प्रैक्टिस के दौरान? जी देखिए, निमोनिया जो है वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज कहते हैं जी, यानी कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और जो 80 से ज़्यादा उम्र के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा फैलता है और उनमें बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जिसको हम लोग ड्रेडफुल कहते हैं, जिसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होता है।
जी। 1 से लेकर के 5 वर्ष तक जैसे जैसे बच्चा होने लगता है उस वैसे वैसे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में वो धीरे धीरे इम्यूनिटी एक्वायर करता है। और 60 के बाद के जो लोग होते हैं तो इस समय तक में लोगों को अमूमन जो है और कई सारी कोमॉर्बिडिटी जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्रोफेसर लोकेश कश्यप सर ने बताया कार्यक्रम के बिल्कुल शुरू में कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि डायबिटीज हो गया और उसके साथ साथ जो है और ज़्यादा इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज जो हो गए, या कोई लोग किसी दूसरी वजह से स्टेरॉयड नामक दवाई का सेवन करते हों, या उनके फेफड़े में कई और तरह की तकलीफ हो जैसे कि पोस्ट ट्यूबरकुलर ब्रोंकिएक्टेसिस यानी टीबी के बाद अगर जो उनमें ब्रोंकिएक्टेसिस अगर हो गया हो, या फिर उनको सीओपीडी नामक एक दूसरी बीमारी हो गई हो, तो ऐसे कंडीशन में इन मरीजों को एक्सट्रीम्स ऑफ एज के जो पेशेंट है उनमें फिर से इम्यूनिटी कम हो जाती है और मामूली इन्फेक्शन जो कि यंग एज में लोग उससे इम्यून होकर के उसको दूर भगा पाता है, लेकिन उनको बुजुर्गों में भी ये हो जाता है। डॉक्टर साहब आपने ब्रोंकाइटिस की बात की, तो आप कहना ही चाह रहे हैं कि ब्रोंकाइटिस को अगर हम थोड़ा सा आसान शब्दों में बताएं क्या इनको ज्यादा रिस्क है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, ब्रोंकाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, निचला हमारा श्वास, निचला जो श्वास का हिस्सा हो गया, जो ब्रोंक्यूल्स जो जैसे बड़ी नली के बाद छोटी छोटी नलियां बनती है और उसके आगे एल्वियोलस रहता है जी। तो उसमें अगर एबनॉर्मल परमानेंट डायलिटेशन यानी वो फैल जाए ऐसा कि वो सिकुड़ ना हो जा पाए और उसमें हमेशा डायलिटेशन हो जाए और उसमें इन्फेक्शन की वजह से उसमें एक मवाद जैसा अगर जमा हो जाए तो उसको हम लोग ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अमूमन ऐसे मरीज को बार बार खांसी होते रहती है और खांसी में बहुत ज़्यादा बलगम निकलता है जो कि पुरुलेंट यानी कि गहरे पीले रंग का हो सकता है, हरे रंग का हो सकता है और उसमें जो है दुर्गंध भी आ सकती है। डॉक्टर साहब यहीं पे एक सवाल अक्सर लोगों में देखा जाता है, लोग के जहन में भी आता है, क्या इसमें खून या आप उसको खून निकलने की भी मतलब कंप्लेंट रहती है लोगों की, इसकी क्या वजह होती है डॉक्टर? देखिए, निमोनिया में हेमोप्टिसिस यानी खून की उल्टी आना या आपके बलगम से खून का आना एक महत्वपूर्ण सिम्टम रहता है। इसकी वजह ये रहती है, देखिए हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो और साथ साथ फेफड़े में होते हैं, ये हाईली वैस्कुलर होते हैं यानी उसमें रक्त की छोटी छोटी नलियां होती हैं। जब कभी इसमें सूजन हो जाता है तो खांसने की वजह से इसमें जो आपस में बैरियर होता है वो फट जाता है और फटने की वजह से जो खून जो है वो डायरेक्टली जो हमारी खून की नली के साथ जो है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो खून है वो डायरेक्टली उनका जो है वो रिसाव होने लग जाता है और रिसाव होने के बाद जब कभी भी खांसी आती है तो खून के माध्यम से ये खांसी के माध्यम से जो है ये खून जो है बलगम में के थ्रू हो करके या वैसे भी बाहर आ जाता है। इस बीच हमारे से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। आनंद जी, आप नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। आनंद जी नमस्कार। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है आनंद जी? कोई टेक्निकल ग्लिच है शायद, वो इस वजह से हमारी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं रही। हाँ, मैं रुख करना चाहूँगा लोकेश कश्यप सर आपका। सर आप आईसीयू के हैं बेसिकली एक्सपर्ट, क्रिटिकल केयर यूनिट के। डॉक्टर साहब किस तरह के मरीज़ अगर देखा जाए आपका क्या क्राइटेरिया डॉक्टर साहब रहता है कि किस तरह के मरीज़ आप आईसीयू में लेते हैं डॉक्टर साहब? आईसीयू में ऐसे मरीज़ जो कि इमरजेंसी में या वार्ड में सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उनका जैसे पीयूष रंजन जी ने बताया सांस का 30-35 से ज़्यादा उनका सांस लेने का जो रेट है वो हो जाए, या फिर काफ़ी बलगम आए, या किसी वजह से बिल्कुल कई बार सांस रुक ही जाती है तो पहले तो उन्हें ऑक्सीजन दिया जाता है इमरजेंसी में या वार्ड में। अगर वो ऑक्सीजन से नहीं ठीक हो पाते, फिर मैनेज नहीं कर पाते, उसके साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी कभी या तो डाउन हो जाता है, कुछ केसेस में बढ़ भी सकता है बट डाउन हो जाता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की कमी होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो मैनेज नहीं कर पाते जी। उस सिचुएशन में उनको पहले ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है और उसके बाद भी अगर तकलीफ बढ़ती जाती है तो उनके बाद मशीन से सांस देने की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं जिनको बेहद ज़रूरी हो उन्हीं को आईसीयू केयर, जिनके लिए सचमुच आवश्यक हो उन्हीं को आईसीयू केयर दी जानी चाहिए। हर व्यक्ति, हर निमोनिया के मरीज को आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही इस बात को कहा कि देखिए हर तरह के इन्फेक्शन में ज़्यादातर केसेस जो होते हैं, लगभग 30 से 40% जो केसेस होते हैं उससे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट यानी घर में ही हम लोग प्रॉपर एंटीबायोटिक दे करके ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। और जो जिसमें कि गंभीर
लक्षण देखने के लिए, जैसा कि सर ने बताया रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाए या तेज बुखार आ जाए, सेप्टिसीमिया के लक्षण आने लग जाए, ब्लड प्रेशर कम होने, तो उनको अस्पताल में रखने की ज़रूरत होती है। और उसमें से वो लोग जिनका कि सेचुरेशन कम हो जाता है, रूम एयर पे सेचुरेशन कम हो जाता है, उन्हीं लोगों को आईसीयू में रख करके वेंटिलेटरी सपोर्ट की देने की आवश्यकता। डॉक्टर साहब, यहीं पे आपने अभी सेप्टिसीमिया का नाम लिया। दोस्तों, क्या निमोनिया में सेप्टिसीमिया का क्या मतलब, उस बारे में हमें थोड़ा बताएं। जी देखिए, सेप्टिसीमिया का ये मतलब होता है कि अगर खून में बैक्टीरिया के फैलने की वजह से जो उसमें टॉक्सिन्स निकलने लग जाए, वो अगर फैलने लग जाए तो हम लोग कहते हैं कि इसको सेप्टिसीमिया हो गया। जी। निमोनिया का ये मतलब होता है कि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गए, यानी कि जो आपके फेफड़े हो गए, फेफड़े में सूजन इतना ज्यादा हो जाए कि सूजन होने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से जो खून का और वायुमंडल के जो ऑक्सीजन जो आपके फेफड़े में है, उसके बीच में प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाए, तो उस कंडीशन को हम लोग निमोनिया कहते हैं। यूजुअली निमोनिया में जो खून में भी जो है ये बैक्टीरिया या वायरस जो है वो फैल जाते हैं, क्योंकि ये जो लंग हमारा होता है वो हाईली वैस्कुलर, वो उसमें रक्त के जो नलियां होती है वो बहुत ज्यादा उनका प्रसार रहता है। तो उस वजह से जब ये खून में ये बैक्टीरिया वायरस फैल जाते हैं तो हम लोग बैक्टीरियमिया कहते हैं। और जब इनके टॉक्सिन्स जो सभी जगह फैल जाते हैं और जिसका की असर जो है तेज बुखार या फिर जो ब्लड प्रेशर के कम होने के में अगर देखा जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग सेप्टिसीमिया कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया। डॉक्टर लोकेश कश्यप सर, आपका रुख करना चाहेंगे कि सेप्टिसीमिया, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, काफ़ी एक गंभीर अवस्था हो जाती है, उस वक्त आईसीयू का डॉक्टर साहब क्या भूमिका रहती है? आईसीयू का देखिए, जो इन्फेक्शन बाहर सोसाइटी में होता है वो अक्सर एंटीबायोटिक से कंट्रोल में आ जाता है। अस्पताल में आने के बाद जो इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी गंभीर किस्म का होता है और वो एंटीबायोटिक्स को शुरू में असर कर भी सकता है, बाद में वो बैक्टीरिया शायद उसके सेंसिटिविटी ही ना रहे, तो रेजिस्टेंस जब हो जाता है तो उनका इन्फेक्शन और फैलने लगता है और उसको तभी उनको ऑक्सीजन पे मैनेज नहीं कर पाते और फिर उन्हें मशीन से सांस देने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एंटीबायोटिक भी असर करना जब बंद कर देती हैं, और रेजिस्टेंस से आपका मतलब वही है डॉक्टर साहब कि असर कर रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब उसके विषाणु के खिलाफ वो कारगर नहीं रहती है। अस्पताल में इन्फेक्शन सीरियस होता है और दूसरा ये होता है कि एक मरीज से दूसरे मरीज को भी फैलने के चांस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, जैसा कि सर ने कहा कि रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंस, यानी वो बैक्टीरिया जिसमें कि आम एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, तो उसको हम लोग ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कहते हैं। आने वाले समय में और अभी के समय में भी ऐसा ये देखा गया है कि ये हमारे लिए एक बड़ी महामारी, एक बड़े एपिडेमिक की तरफ फैलते जा रही है। यानी कि जो इन्फेक्शन होता है वो सामान्य रूप से जो एंटीबायोटिक जो बीते समय में कॉमनली यूज किया जा रहा था, वो उस पर वो उस बैक्टीरिया पे काम नहीं करता है। एक महत्वपूर्ण कारण इसका है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। यानी कि हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि जैसे कि वेटनरीज में भी जो है, जैसे पशु को और मूल तौर पे जैसे कि पोल्ट्री में भी जो है, लोग बगैर सोचे समझे जो है बहुत अच्छी बात, बहुत ज्यादा वो खुद से एंटीबायोटिक दे देते हैं। ये एंटीबायोटिक जैसे कि मान लीजिए 100 बैक्टीरिया है, 100 बैक्टीरिया में या 1000 मान लीजिए, उसमें से एक या आधा बैक्टीरिया है जो कि उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट है। जब उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज होगा तो वो एक ही बैक्टीरिया बच जाएगा, वो तेजी से फैलने लगेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अनियंत्रित उपयोग, क्योंकि जैसा हमारे एक्सपर्ट कहें, हमारे विशेषज्ञ कहें, हमें उनकी राय के अनुसार चलना चाहिए ना, क्योंकि एक एंटीबायोटिक को, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बताते हैं, सालों रिसर्च के बाद एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, और अगर हम मिसयूज करते हैं तो वो कारगर नहीं रहती। तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, वो भी विशेषज्ञ की सलाह के बाद। ऐसा नहीं कि ओवर द काउंटर कुछ भी ले लिया और अपने मुंह से उसको खाना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उससे हमारे कम्युनिटी में बहुत पर जांच के बाद ही हमेशा इसका जो है, आप अस्पताल में जाएं और जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी मेरा अनुरोध रहता है कि जो इसमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिस गाइडलाइन है, समय समय पे भारत सरकार और का स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन और बहुत सारे इन्फेक्टिव जो सोसाइटी, इन्फेक्शन सोसाइटी, डिजीज की जो सोसाइटी है, हमारे एम्स के द्वारा भी जो ऐसे गाइडलाइन दिए जाते हैं, तो अपने आप को
गैर जिम्मेदाराना ढंग से किसी भी या हायर एंटीबायोटिक के प्रयोग से बचें। यह सिर्फ न मरीज के लिए वो नुकसानदेह है बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पूरे समाज ये के एक ज्यादा बिल्कुल परेशानी की बात हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली हमारे जन जागरूक होने के लिए। हमारे साथ इस बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हाँ जी नमस्कार, हाता सिंह जी अपना सवाल पूछिए। हाता सिंह जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, हमको पूछना था कि जैसे कहीं धूल गर्दा धूल उड़ जाता है जी, तो हमको एलर्जी टाइप का होने लगता है। अच्छा, धुंध के दौरान, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी। धूल गर्दा कहीं उड़ता है ना तो हमको एलर्जी टाइप का, हाफ टाइप का हो जाता है। अच्छा, मृत जानवर रहता है तो अच्छा। और ये हमको 20 साल की उम्र से हुआ है, मेरा अभी 38 साल उम्र हुआ है। अच्छा, आप लाइन और एक्सरे छाती उती कराए, दिखाएं तो कुछ नहीं निकलता है। कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब एलर्जी है आपको, आप बच के रहिए। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए। आपको एलर्जी की समस्या है, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन से अनुरोध करूंगा कि आप उनके सवाल का जवाब दें। जैसा उन्होंने कहा और उनको जो उनके डॉक्टर ने भी ये बात बताई है कि उनको एलर्जी की समस्या है और एलर्जी के कारण जो कई तरह से मैनिफेस्ट करता है। जैसे कि वो जब ये स्किन पर होता है तो हम लोग इसे डर्मेटाइटिस कहते हैं, ठीक है, जिसमें चमड़ी पर जो है छोटे छोटे चकत्ते बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो सकते हैं। नंबर 2, कई लोगों को जो है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा छींकने की तकलीफ होती है, जिसको कि हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। नाक जो है हमेशा जो है घड़ी घड़ी जो है उनका बहते रहता है, लंबे समय तक बहते रहता है। कई लोगों को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो खांसने, और कई लोगों को हाइपर एक्टिव एयरवे डिजॉर्डर होता है, जिसकी वजह से कि उनको एजमा और इस जैसी शिकायत जो है वो हो सकती है। जैसा इनके डॉक्टर ने इन्हें बताया है कि जो एलर्जेंस हैं उसे पहचान करके उससे दूर रहना, जो परहेज से रहने की बात बताई गई है वो सबसे ज़्यादा कारगर है, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों को श्वास में एलर्जी है वो ऐसे समय जबकि धुंध हो रहा है, जो पॉल्यूशन की वजह से जब स्मॉग हो रहा होता है, तो बिल्कुल सवेरे और देर शाम को जबकि स्मॉग की मात्रा ज़्यादा रहती है तो उस समय वो अपने आप को आउटडोर एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बाहर निकले तो मास्क पहन करके निकले, ठीक है। और जब आपको समस्या ज़्यादा होने लग जाए तब आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिल सकते हैं। डॉक्टर आपको जांच देख करके जो है एंटीहिस्टामिनिक जो टैबलेट होते हैं वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आदित्य जी आपने भी बताया कि हमें ओवर द काउंटर बगैर किसी विशेषज्ञ के सलाह के, बगैर किसी जानकार डॉक्टर के सलाह के खुद से दवाई लेने में परहेज करना चाहिए। और जब जो डॉक्टर आपको बताते हैं जितने समय तक दवाई की कोर्स, तो उस दवाई को पूरी कोर्स करने के पहले भी रोकने से अपने आप को बचाना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम अनियंत्रित उपयोग करेंगे तो एंटीबायोटिक बेअसर हमारे शरीर के लिए होगी। अगर हमें अपने शरीर में दवाओं का असर बनाए रखना है तो हमारे एक्सपर्ट, हमारे विशेषज्ञ की राय को मानना बेहद आवश्यक है। इस बीच जेनेटिक डिपार्टमेंट एम्स से डॉक्टर प्रमोद जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रमोद, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर प्रमोद, मेरी आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर प्रमोद, आपको मेरी आवाज आ रही है तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। हेलो, हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ किस तरह के मरीज जो आपके पास ज़्यादा, क्योंकि आप बुजुर्गों के ज़रा चिकित्सा डिपार्टमेंट के हैं, किस तरह के मरीजों में किस तरह के लक्षण आते हैं आपको? जो बुजुर्ग लोग आते हैं उनमें किस तरह के निमोनिया के लक्षण आमतौर पे दिखाई देते हैं? हाँ जी, बुजुर्गों में किस तरह के लक्षण वो निमोनिया होने पर दिखाई देते हैं? नहीं आ रही है। हाँ, मैं अब डॉक्टर लोकेश सर आप रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अभी पोल्यूशन की बात आई, प्रदूषण की बात आई, दिल्ली शहर में काफ़ी प्रदूषण देखा जा रहा है। डॉक्टर साहब, किस तरह से ये इसका कारण बनता है निमोनिया का? पोल्यूशन में जो हवा जो है साफ़ नहीं होती जी, तो हवा में जो कण होते हैं कार्बन के और बाकी सब चीज़ों के, उससे वो शरीर में जब फेफड़ों में जाते हैं तो वो एलर्जिक इफ़ेक्ट करते हैं, उससे सूजन हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है जी। तो बहुत ज़रूरी है कि आदमी बच के रहे, खासकर जिनको सांस की तकलीफ़ है, COPD है, एल्डरली है, क्योंकि अगर उस तरह का तकलीफ़ बढ़ेगा तो उन्हें
यकीनन ही अस्पताल में जाना पड़ेगा और उसका इलाज काफ़ी गंभीर हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस अवस्था में तो मास्क बेहद आवश्यक हो जाता है कि मास्क ना केवल कोरोना से बल्कि निमोनिया से, टीबी से, सभी बीमारी से बचाने में बेहद कारगर है। डॉक्टर साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जैसा कि लोकेश कश्यप सर ने अभी बताया कि ऐसे समय में जो कि हाई रिस्क पे लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनके फेफड़े में दूसरी बीमारियां हैं जैसे सीओपीडी हो गया, डायबिटीज हो गया, उन लोगों को पॉल्यूशन से अपने आप को बचाना चाहिए। जैसे सवेरे के समय में जबकि पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा रहता है तो वो बाहर सवेरे टहलने के लिए ना निकले, थोड़ा धूप होने पर निकले। साथ ही साथ इस मौके पर मैं आपके माध्यम से लोगों का आह्वान भी करना चाहूँगा कि वो एयर पॉल्यूशन को नियंत्रित करने में सरकार और समाज की मदद करें। जैसे कि अभी के टाइम में जबकि ज़्यादा हो रहा है तो बाहर कहीं भी आउटडोर में जो है कूड़े वगैरह इसे ना जलाएं। नंबर 2, जो आपको जितना ज़्यादा वह सिंगल यूज जो आपकी अपनी पर्सनल कार है तो उसको कार पूलिंग के द्वारा या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी माध्यम से आप अपने आप को जो अपने आसपास जो वायुमंडल है उसमें जो है वो पॉल्यूशन के मात्रा को नियंत्रण करने में सरकार और समाज का योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये हमारा देश है, हमारा वातावरण है, हमें इसे सुरक्षित रखना पड़ेगा वरना हमारे खुद के लिए वो हानिकारक होने वाला है। जी। इस बीच ब्रेक का समय हो गया है, अंतराल का समय हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब तक हम हमारे कार्यक्रम में बने रहिए। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर लोकेश कश्यप सर का रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक की बात बार बार आई है क्योंकि एंटीबायोटिक ऐसी कारगर औषधि है जिसका कि बहुत ही हमारे शरीर को सुरक्षित रखने में, बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। डॉक्टर साहब, इसका उपयोग किस तरीके से करना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर साहब। जैसा कि पीयूष रंजन जी ने बताया, एंटीबायोटिक एक तो डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी चाहिए जी। अपने आप कोई केमिस्ट या कोई बताए कि ये मेरे पास है, वो नहीं लेनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि 1 या 2 गोलियां खाने के बाद थोड़ा बेहतर महसूस करने लगते हैं जी। बट वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उससे बैक्टीरिया शायद आपके शरीर में अगली बार वो दवा लेंगे तो असर ही ना करें। जी। तो बेहतर है कि आप डॉक्टर की सलाह से लें, कम से कम 4-5 दिन या हफ्ता भर जब तक ट्रीटमेंट होता है। कई बार एक ही दिन की दवा से काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाता है पर वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है बिकॉज बैक्टीरिया थोड़े दिन के लिए शांत हो जाएगा, उसके बाद दोबारा और भी गंभीर रूप में आएगा। डॉक्टर साहब, यहीं पे एक छोटा सा सवाल, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर साहब, कम से कम जो एंटीबायोटिक की अवधि रहती है, डॉक्टर साहब कितने दिन रहती है? डॉक्टर पीयूष आपसे। देखिए, अलग अलग एंटीबायोटिक का अलग अलग होता है। मैं ये जो मूल तौर पे जैसे कुछ एंटीबायोटिक जैसे जिथ्रोमाइसिन होता है उसे 3 से 5 दिन तक के लिए देते हैं। जी। जैसे कि वो क्विनोलॉन्स जो होती है, जो आईवी एंटीबायोटिक होता है, उसे 5 से 7 दिन तक या कुछ गंभीर अवस्था में 7 से 10 दिन तक ये देना चाहिए। बिल्कुल। इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, फिर से एक बार दोहराने की कीमत पर भी मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, जैसे जो कि प्रोफेसर लोकेश कश्यप सर ने कहा है कि यूजुअली शॉर्ट ड्यूरेशन पर 1 या 2 दिन के इलाज के बाद लोगों को आराम होने लग जाता है जी। तो वो लोग सोचते हैं कि अब तो ठीक हो ही रहा है, क्यों हम इसको पूरे कोर्स को पूरा करें। तो इसमें ये बिल्कुल आवश्यक है, न सिर्फ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस से बचाने के लिए समाज को, बल्कि खुद के इलाज के लिए भी ये जरूरी है कि आप किसी भी दवाई का, किसी भी इलाज का पूरा कोर्स लें, ना कि प्रारंभिक जो आपको अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ, आपके रोग के लक्षणों में या आपके तकलीफ में अगर कमी हो गई है तो उसे बीच में छोड़ दें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा कि आपने सारे एक्सपर्ट बताते हैं एक एंटीबायोटिक के निर्माण में काफी धन का उपयोग होता है, इसमें सालों की आवश्यकता रहती है डेवलप करने में। और अभी पाइपलाइन में कोई नई एंटीबायोटिक है भी नहीं। कहते हैं एक बार जो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ट्रायल जो होता है, तो एक बार जब कोई नई एंटीबायोटिक आती है तो उसके ट्रायल करके वो आपके मार्केट में और
पहुंचने और उसके कॉमन क्लिनिकल यूज में आने में जो है 10 साल का समय लगता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और अभी आने वाले समय में कोई भी ऐसा नया एंटीबायोटिक अभी पाइपलाइन में ही नहीं है। तो हमारे पास जो कि जुडिशियस यानी बुद्धिमत्तापूर्ण सदुपयोग करना है, सदुपयोग और नियंत्रण पूर्वक एंटीबायोटिक के उपयोग के अलावा कोई चारा नहीं। बिल्कुल, हमारे सारे एक्सपर्ट इस बात पे एक मत है कि हमें एंटीबायोटिक का एक्सपर्ट विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही इसका उपयोग करना है, वरना हम खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक नहीं रहेंगी तो जानलेवा बीमारियां हम पर अटैक करेंगी। इस बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले चुके हैं। निशा है। हाँ जी निशा जी चित्रकूट से, आप अपना सवाल पूछिए। निशा जी नमस्कार। हाँ जी निशा जी, मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार सर, मैं चित्रकूट मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। हाँ जी आपका स्वागत है, आप सवाल पूछिए। जी सर। जी सर मेरा सवाल ये है कि मेरे एक बेटा है जो पहले 5 साल तक उसे निमोनिया की शिकायत थी सर। जी। बिल्कुल बीच में ठीक हो गया था, अब वो 10 साल का हो गया है, पर बीच में तो अभी भी अपना जैसी शिकायत हो जाती है, जैसे धुआं हुआ, किसी चीज की स्मेल हुई, तो अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, ठीक है। डॉक्टर पीयूष रंजन सर आपका रुख करना चाहेंगे। जी, जैसा उन्होंने बताया कि 5 साल की उम्र तक बच्चे को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, क्या सर उनको भी हम निमोनिया के इंजेक्शन लगवा सकते हैं? हाँ, निमोनिया से बचाव के लिए जो टीका हो सकता है वो लगाया जा सकता है, वो भी डॉक्टर की सलाह के बाद, ठीक है। खुद से जो है वो जो इलाज के लिए जो इंजेक्शन के लिए जो, जबकि जैसा आपकी बातों से हम ये समझ पा रहे हैं कि जब उसे धुआं या दूसरे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, धूल वगैरह होते हैं, उसके संपर्क में जब ज्यादा आता है तब उसे खांसने लग जाता है। तो कई बार ऐसा जो है हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको कि एक तरह का आंशिक छोटा मोटा जो जिसे हम लोग दमा कहते हैं या एलर्जिक फेरेंजाइटिस या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। उस केस में वो बीमारी जो है निमोनिया से अलग होती है और उसमें मरीज को जो है वो एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती है। बिल्कुल। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि आप किसी भी अच्छे जो मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं उनको दिखाएं, और जब बच्चे को वैसा हो तो वो कुछ जांच के द्वारा जो है वो बच्चे को ये प्रॉपर गाइड कर पाएंगे कि उसे खांसी से बचने के लिए जो है वो क्या क्या दवाइयाँ देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने पूछा भी कि क्या उसे टीका दिए जा सकते हैं। हाँ, उसे बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन जो है वो दिया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन पे भी हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर पीयूष रंजन सर आपका रुख करना चाहेंगे, वेंटिलेटर की आपने बात की थी अभी डॉक्टर साहब। वेंटिलेटर आपका एक आईसीयू का बहुत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। डॉक्टर साहब वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया एक अक्सर विशेषज्ञ बताते हैं, डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है, थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को बताएं। निमोनिया के जो अस्पताल में होते हैं, एक तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है, वो माना जाता है कि जब हॉस्पिटल में आए थे तब उनको कोई इन्फेक्शन नहीं था, हॉस्पिटल के दौरान करीब 2 दिन के बाद अगर इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी या इस तरह का, उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया है कि उसको जो मरीज से सांस नहीं लिया जा रहा उसको हम सांस की नली में ट्यूब डालते हैं, जैसे इंट्यूबेशन कहते हैं, उसके बाद उसे मशीन से सांस दिया जाता है, जिसे वेंटिलेटर कहते हैं। तो वेंटिलेशन लगाने के बाद हो सकता है तब कुछ इन्फेक्शन ना हो, पर उसके करीब 48 घंटे 2 या 3 दिन में जो इन्फेक्शन होता है उसे वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाता है। जी डॉक्टर साहब, तो जो वेंटिलेटर का आप उपयोग करते हैं, क्या उसी में निमोनिया के कीटाणु रहते हैं या क्या डॉक्टर साहब? नहीं, एक तो मरीज को शायद कोई ना कोई बीमारी होती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई और स्टेरॉइड्स पे होंगे। दूसरा, अस्पताल में इन्फेक्शन जो होता है काफ़ी गंभीर किस्म का होता है। तीसरा, अस्पताल में सब मरीजों को इन्फेक्शन होता है, तो कई बार एक मरीज से दूसरे मरीज में वो जो कहते हैं हाथ साफ करना, वो शायद लोग पूरी तरह से नहीं कर पाते इमरजेंसी की वजह से, जिस वजह से, तो उससे एक मरीज से दूसरे मरीज में इन्फेक्शन हो जाता है। हाइजीन की आप डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? हाइजीन बैरियर नर्सिंग कहते हैं कि एक मरीज से दूसरे मरीज में हॉस्पिटल में आप एक स्टेरिलियम या अल्कोहल स्पिरिट टाइप का होता है, उसको लगा के ही आप वो करें या हाथ धो के करें। सैनिटाइजर की डॉक्टर? हाँ, सैनिटाइजर। अगर हम वो नहीं करेंगे तो एक मरीज का इन्फेक्शन दूसरे का तीसरा, उससे बहुत ही घातक, क्योंकि अस्पताल में जो इन्फेक्शन होता है वो काफी गंभीर किस्म का होता है, तो अगर वो नहीं करेंगे तो सब में फैल जाएगा और फिर सभी को वैसा ही गंभीर बीमारी हो सकती है। इससे अच्छा है कि हम अच्छे से अपने हाथों को सैनिटाइज करें
ताकि अगर एक मरीज तक वो सीमित है तो वहीं तक रहे और फैले ना। डॉक्टर पीयूष रंजन, आपसे रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी वैक्सीनेशन की बात की, अगर हम बचाव की तरफ रुक करते हैं कि बीमारी होए ना, तो डॉक्टर साहब इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? निमोनिया की बीमारी। जी, निमोनिया का ना होने के लिए सबसे ज्यादा देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के लिए ही होता है। ठीक है, जैसे कि न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है, एच इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन होता है, कोविड के वैक्सीन हो गए, और फ्लू वैक्सीन जो कि वैक्सीग्रिप जैसा ये वैक्सीन होता है। उसके अपने इंडिकेशन होते हैं। आम तौर पर जो कि एडल्ट पॉपुलेशन होता है उसमें ये वैक्सीन जो है रिकमेंड नहीं किए जाते। एडल्ट मतलब जो कि यंग एडल्ट्स होते हैं, एक्सेप्ट फॉर कोविड वैक्सीन, जिसे कि हर पॉपुलेशन एज ग्रुप को दिए जाने की बात कही जाती है। ठीक है, और इसमें जो है वो वैक्सीन है जिसमें कि खासकर जो फ्लू वैक्सीन है उसके 30 से 40-50% तक ही इसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी होती है। न्यूमोकोकल वैक्सीन और एच इन्फ्लुएंजा वाले जो वैक्सीन होते हैं उसकी जो एफिकेसी होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन ये हर किसी को दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। या तो बहुत छोटे बच्चे को या बड़े लोगों में जो कि 60 से ज्यादा उम्र के हों, जो कि डायबिटिक हो, जिनको कि फेफड़े के इन्फेक्शन हो, जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हो, या जो स्टेरॉयड या इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट में हो, तो उन लोगों को दिए जाने की आवश्यकता इसकी होती है। ये दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। और तीसरी जानकारी जो आपने बचाव के बारे में बात किया, तो इसके लिए आवश्यक ये है कि जो ऐसे लोग जो कि हाईली ससेप्टेबल हैं, तो वो उन लोगों से मिलने में परहेज करें जिन लोगों की निमोनिया या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो। और जो कोविड ने हमें जो चीज़ सिखाया है वो मास्क पहनना, बार बार हाथ को देना, पर्सनल हाइजीन को रखना, तो उस चीज़ के प्रति जो है आप काफ़ी अच्छे और कड़ाई से उसका पालन करें। उसका जब आप पालन करेंगे तो आप जो है अपने आप को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या निमोनिया से बचा करके रख सकते। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर पीयूष बता रहे हैं कि कोविड ने नुकसान तो किया है लेकिन हमें कुछ सीख भी दे के गए हैं, और सीख का हमें फ़ायदा ये है कि अगर हम वो अपनाएंगे तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब हमारे प्रोग्राम का लगभग समय समाप्त हो चुका है। आप इसी में अपना कोई हमें मैसेज दें तो उसके बाद हम डॉक्टर लोकेश बचाव के लिए ना, आप एंटीबायोटिक मेनस्टे नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कहते हैं, हमारा देश ही योगा का देश है, और जैसे स्टीम इनहेलेशन लेना, उससे भी नेचुरोपैथी जिसे कहा जाता है अर्ली स्टेज में, उससे शायद कुछ फायदा हो, क्योंकि एंटीबायोटिक तो अल्टीमेटली शायद जरूरत बाद में पड़ेगी। जी बिल्कुल, मैं जहां प्रोफेसर लोकेश कश्यप सर ने अपनी बात कही, मैं थोड़ा और उसमें जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जो इम्यूनिटी की बात होती है, हमारे आसपास बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया फैले हुए हैं। बिल्कुल, हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, और यह बात बार बार कही जाती है कि इम्यूनिटी इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड इफ यू वांट टू गेट द डिविडेंड यू विल हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। यानी कि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है तो वो दीर्घकालीन निवेश की तरह आपको हर दिन कोशिश करनी होगी, अच्छा भोजन खाना होगा, और साथ में नियमित तौर पे व्यायाम करते रहना। बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ इशारा करते हैं कि जो हमारी जितनी पैथी हैं उसको मिला के योग है, नेचुरोपैथी है, जैसे कि हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, उनके माध्यम से अपनी प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ाएं कि हमें इलाज की आवश्यकता ना पड़े। और डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों ने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, आपके माध्यम से देश के तमाम किसान भाइयों से और तमाम देशवासियों से जुड़ने का, अपनी बात साझा करने का मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लोकेश कश्यप। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी हुई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddkisan@gmail.com, और हमारा पता है DD किसान, कमरा नंबर 8, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।